हो क्या रहा है? वही हो रहा है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? सचिन भाई की डीपी से ऐसा लग रहा हाँ है श्री कि भाई। चंदा इनके ही पास आया सीधा। ऐसे सो रहे थे। क्या अभी ठीक है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, एकदम, आपको ना एकदम। पहले ऐसे आना पड़ेगा अच्छा, horizontal। ओके। पीयूष जी, आपका भी फ्रेम ना जैसे इनका है ना, सचिन Yeah. का वैसे Oh, so is it better? नहीं, अब टेढ़ा हो गया है नहीं, वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा सीधा। यार। पीयूष भाई मुझे टेढ़, हाँ अब ठीक है। राइट राइट नहीं, कैसे ठीक है भाई? वाइड फ्रेम में लाओ आप उसमें हो। ऑटो रोटेट ऑन कर दो। अच्छा, It's almost hard to believe the seven of us weren't able to end a war. this is not better. यू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो डोनेशन बॉक्स में नोट जाता है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमरा देश पांडे, फिर से एक बार मनीषा पांडे। मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे पीयूष राय और सचिन गुप्ता। आप पिछले 2 हफ्ते में चर्चे में रहे हो आप, बिकॉज आपने एक राम मंदिर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसको ब्रेक किया, फॉलो किया है। नहीं ब्रेक नहीं किया, ब्रेक अखिलेश यादव ने करी है। लेट्स नॉट क्रेडिट वेयर ड्यू। वेरी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट। सच बोलने का शौक रखना। ऑनेस्ट जर्नलिस्ट तो अंजना को भी बोला था अखिलेश यादव ने, एक बार चिढ़ गई थी वो। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें है। आप बहुत ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हो, वो चिढ़ गई थी। ईमानदार पत्रकार। हाँ। अखिलेश यादव बहुत टाइम से जो जर्नलिज्म में हम लोग की नौकरी खाना चाहते थे, अब उन्होंने पहली बार एफर्ट डाला है। चंदा चोरी वाला जो खबर है वो एक्चुअली उन्होंने ब्रेक किया है। एक्चुअली समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री है पवन पांडे, उन्होंने सबसे पहले 7 जून को एक खबर ब्रेक की आरोप लगाया कि चंदा चोरी हो रहा है, और उन्होंने बकायदा रकम बताई कि 5 से 7.5-8 करोड़ रुपए तक की चोरी हो सकती है। कहा जाए ब्रेकिंग खबर जो है वो पवन पांडे ने दी, समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री थे। तो कितना लग रहा है कि कितनी बड़ी चोरी लग रही है? क्वांटिफाई करें तो इसको। मीडिया रिपोर्ट कोई 100 करोड़ छाप रहा है, कोई 200 करोड़, सरकार कुछ खंडन ही नहीं कर रही है। और सबसे अच्छी बात है, कोई कितने भी करोड़ बोल दे रहा है, अभी तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। जरा सी मिस्टेक कर दें तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, नोटिस दे दिया जाता है, एक्स को नोटिस भेज दिया जाता है ट्वीट डिलीट करने का, अपने सोर्सेज के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स के सोर्सेज के हवाले से। जो जितना मीडिया रिपोर्ट्स में कितना भी छाप दो, सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आ रहा है। डेली का चंदे की आवक कितनी थी मंदिर में पहले? वैसे क्या था, एस्टिमेट था कुछ? नहीं, अभी मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, चूंकि लगातार घट भी रहे ना, श्रद्धालु कभी बढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है बिल्कुल। नहीं, कोई 7-8 करोड़ का नंबर दे रहा था कि कहीं पीक टाइम में 7-8 करोड़ रुपया डेली का भी आ जाता था। वो अलग अलग है, जैसे अभी आजकल तो कुछ बहुत ही कम श्रद्धालु भी हो गए ना। सुना आपने, देखा होगा, एक रामलला को सबसे महंगा आम चढ़ावे के तौर पे चढ़ाया गया, एक खबर आई हुई थी। और थोड़ी देर बाद एक खबर आई कि चंपत राय की बनियान जो थोड़ी पीली हो चुकी थी यहाँ से। कुछ कनेक्शन? अभी योगी जी गए थे ना अयोध्या रामलला दर्शन करने, तो चंपत जी फ्रेम में नहीं थे बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चंपत जी चंपत हो गए हैं पूरी तरह एकदम। वो एसआईटी उनके ऊपर बैठ गई होगी, मेरे को लगता है। 13 से 60 लाख का है ना, मतलब चंदा जो मैंने सुना है। और ये सीसीटीवी बंद वाली खबर पक्की है कि सीसीटीवी फुटेज है नहीं वो काउंटिंग का, जब काउंट करते हैं। वो तो जो उनका पूर्व कर्मचारी है ट्रस्ट का, वही आरोप लगा रहा है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसपे आरोप लगे हैं टिन्नू यादव, वो चंपत राय का सहयोगी है। नाम कितने कितने प्यारे हैं सिंह भाई, चंपत, टिन्नू। ऐसे लगता है कि ये बेचारे नहीं, इन सब में फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन सब में लास्ट नेम इंपॉर्टेंट होता है। अरे भाई साहब, गोत्र क्या है आपका? ये यादव जी मिल गए हैं इनको। अब सारा ठीकरा जो है, ये अंत में आप देखेंगे एसआईटी बोलेगी कि ये जो टिन्नू जो यादव जो है वही सरगना है और इन्होंने सब कुछ किया। तो हमारे यहाँ बहुत जरूरी है एक कोई या तो यादव या फिर मुसलमान नाम आ जाए किसी स्कैम में और सारा ठीकरा उसी को फोड़ दिया जाए। उसकी पूरी तैयारी चली। अगर किसी केस को पूरी तरीके से खत्म करना है या क्लीन चिट देना है, तो आप फिर एसआईटी लेते आइए। अंत में एसआईटी वो क्लीन चिट दे देती है। या नीचे के 1-2 कोई कर्मचारी जो काउंटिंग में लगे हुए थे, जैसे टिन्नू भाई टाइप वाले लोग, टिन्नू यादव टाइप। अब इसमें देखिए उनको मुसलमान नाम नहीं मिलेगा, तो टिन्नू यादव से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबरी ढांचे के टाइम से कोई मुसलमान अंदर बैठा हो उसी टाइम से। पॉसिबल है, मतलब। राम मंदिर में चोरी हो गई, पता है आप लोगों को? जी कितने माल चुरा ले? कौन माल चुरा के ले गया? चुराने वाले चुराए। और एग्जैक्टली अखिलेश यादव जी ने क्या ब्रेक किया और वहां से कैसे स्टोरी बढ़ते गई? अखिलेश यादव जी 5 साल सत्ता में रहे हैं,
उनके पिताजी इससे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं, ध्यान रखिए। तो सरकार के सोर्सेज भी वही होते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी। जाहिर सी बात है कि किसी अंदर खाने से ही सोर्सेज से वही से खबर आई है। उन्होंने पहली बार ट्विटर पर ये खबर डाली, ब्रेक किया बेसिकली, और धीरे धीरे फॉलो अप हुआ। अब इसमें देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो सबसे ज्यादा फॉलो अप दिए हैं वो है जो हमारा मुखपत्र है, सरकारी मुखपत्र दैनिक जागरण। तो सरकारी माउथपीस से सबसे ज्यादा इस पे खबरें आई हैं, और ये वही अखबार है जो हमेशा चुप रहता है। मतलब अगर इतना सेंसिटिव मुद्दा होता, वो भी चंदा चोरी का, तो ये बिल्कुल सन्नाटे में रहता ये अखबार। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये रोज इसमें ब्रेकिंग खबरें दे रहा है, बता रहा है, एक फिगर भी दे रहा है कितना चंदा चोरी होता था, कितना रोज चंदा आता था, कितना चोरी होता था, और आरोपी भी इसमें कौन कितना चोरी किया, सब सारी खबरें दे रहा था। जिन सूत्रों से अखिलेश यादव को खबर मिली वही सूत्र अब दैनिक जागरण को भी खबर दे रहे हैं। इसमें मतलब हम लोग के पास तो अभी तक कोई खबर नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो हमेशा ऑफिशियल वर्जन के लिए या फिर ऑफिशियल फिगर के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो एक FIR दबा के ही करेंगे ये। लेकिन हम लोग ने अब इस बार दैनिक जागरण के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि भाई ठीक है, दैनिक जागरण मतलब हर बार हम करते हैं, इस बार भाई कर रहा है, इसी कंधे बंदूक रखते हैं, ठीक है भैया, जो बोल रहा है वो सही मान लेते हैं। सच बोलने का शौक रखना। तो दैनिक जागरण जब ये कह रहा है तो भक्त लोग भी उससे थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि हम लोग जब दैनिक जागरण को ही बता दें भैया तो ये दैनिक जागरण ने कहा है। 12-13 साल गुफा में रहने के बाद दैनिक जागरण वापस लोगों को जगाने आया है। हाँ। और जागरण का सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि जब मस्जिद गिरा था तो बहुत खुल के इन्होंने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। एक जो है जिन्होंने आरोप लगाया, जो कह रहे हैं वो खुद राम जन्मभूमि थी, मतलब उन्होंने बहुत एजिटेशन करा है। सबसे पहले जो आरोप लगाया, उनसे किसी ने बात करी है नहीं अभी तक? लेखाधिकारी जो थे वहां नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एजिटेशन हम बिल्कुल पांडे है ना, वो मेरे ख्याल से समथिंग पांडे, महिपाल सिंह थे जो सबसे पहले जिन्होंने आरोप लगाया है। वो लेखाधिकारी थे, टेम्पल ट्रस्ट में ही थे, और उन्होंने यही आरोप लगाया था शुरुआत में कि उनको इस चंदा चोरी की जब पहली बार जानकारी हुई तो उन्होंने टेम्पल के जनरल सेक्रेटरी जो है उनको जाके बताया कि भाई आपके यहाँ जो है ऐसे गबन हो रहा है, तो उनको अगले दिन ही वहां से हटा दिया गया। और ये मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं ना बहुत पहले से। मतलब ये अपने आप को इंट्रोड्यूस अलग तरीके से करते हैं। इनको कहना चाहिए कि वही उस टाइम की बात है, 1990 में हम बेरोजगार थे और उस टाइम पे जब हम निकले। इनका ये भी कहना है कि जब वो मलबा गिरा था तो ये उसमें घायल हुए थे, इनकी हड्डियां टूट गई थी, ये उस तरह के मिशनरी कार्यकर्ता थे ये। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। 1989 से 2019 तक ये तो चढ़ावा चोरी हो गया। चंदा चोरी के जितने आरोप VHP और इनके संगठनों पे लगते रहे हैं, और कहते हैं कि कहीं से मुकुट आया, शिलाएं आई, पैसा आया हुआ, बैंकों में रखा हुआ है, खाते हैं, उसके बाद से सारी बातें बंद हो गई। कुछ RTI आप लगा नहीं सकते, कुछ लगा सकते कि धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ मामला, करोड़ों रुपए आते थे, सेठ चढ़ाते थे कोई कुछ, वो सब कहाँ गया, किस में खर्च हुआ, उस सब का किसी के पास कोई ब्यौरा है? जो लोग दान देते थे अब धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं कि हमने चांदी की शिलाई दी थी और हमने हार दिया था, वो लापता हो गया। तो ये सब सारा जो है चंपत राय के सहयोगी टिन्नू और इन लोगों के अंडर में रहता था। अब इनका ये कहना है कि हम तो गलाने के लिए भेज देते थे, कलकत्ता और अलग अलग शहरों के नाम इन्होंने बताए हैं, लेकिन उसका लिखित में कोई रसीद या ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे रही है SIT को। इनके पास प्रॉपर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। भाई कोई चंदा दे गया, कोई ईंट दे गया, सोने की चांदी की, सब हड़प कर लिया इन लोगों ने। लिखित में कुछ नहीं है, बंदर बाट सब सारा। हम कागज नहीं दिखाएंगे। कोई ऐसी लोहे की चाबी अडवाणी जी के गमछे में बंधी पड़ी हो, कहीं जाके देख लो, कहीं छुपा के रख रखा हो, कुछ कोई है? उस टाइम पे बहुत आया था ना, मतलब ना चंदा तो कुछ उस, अब आस्था से खिलवाड़ अगर आज हो सकता है ऐसे टाइम पे जहाँ CCTV लगा हुआ, सब लगा हुआ, पहले तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट चलती थी, देश में हजारों लोग इस मुहिम के लिए मरे हैं, और अब ये जो है खेल जो है चढ़ावा चोरी पे आ चुका है। तो चंदा चोरी भी भयंकर हुई होगी, लोगों में हुआ होगा, तो उसके बारे में भी तो सनातनियों को जानने का अधिकार है। लेकिन अगर सनातनी अपनी आस्था में आंखें बंद करना चाहते हैं तो फिर सोशल मीडिया पे हम लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई अब कौन हुमायूं पैदा हो गया जो ये सोना लूट रहे हैं मंदिरों का। पहले केदारनाथ बद्रीनाथ वाला मामला आया, उसके बाद में तिरुपति में जो प्रसाद लड्डू और वो पटका पहनाते हैं उसका जो है घोटाला मामला सामने आया, अब राम मंदिर वाला आ रहा है। मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि बृजभूषण सिंह को बोलना पड़ रहा है कि मुझे डर लगता है कुछ बोलने से। इसमें सिर्फ चंदे की बात नहीं है। हमने 2 साल पहले रिपोर्ट करी थी, बसंत कुमार ने, हमारे रिपोर्टर ने, जो लैंड एक्विजिशन हुआ है अयोध्या में, जितना मोटा पैसा कमाया गया है इसमें, 10 डील्स में से 7 डील्स जो थी वो राम टेम्पल ट्रस्ट ने क्रैक करी। एक इनफैक्ट हमने एक स्टोरी करी थी जिसमें बीजेपी के मेयर का नेफ्यू है जो 20 लाख का लैंड खरीदता है और राम टेम्पल ट्रस्ट को 3 महीने में भेज देता है फॉर सम 2.5 करोड़। तो लोग बहुत
नाराज थे इस बात को। हम सर्कल रेट पे हमसे लिया जा रहा है हमारा लैंड, और जो हम देख रहे हैं पैसे, अंधा पैसा बनाया जा रहा है एक्विजिशन में, डील्स क्रैक हो रही हैं, उसमें अयोध्या वासी का कोई कहीं शेयर नहीं। जो दिन वर्डिक्ट आया था वो दिन लोग व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दिया सब, मेरे पास 20 बाय 20 का लैंड है, 40 बाय 40। अरे अभी वर्डिक्ट आया है, बनने तो दो। असल में प्राइसेस, लैंड प्राइसेस इतने ज्यादा 20x 40x बढ़े हैं, वहां पे और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जमीनें जो खरीदने बेचने का जो सबसे बड़ा काम है, वो वहां पे सबसे बड़ा काम ब्यूरोक्रेट्स का ही है। और इसको लेकर तो इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं। एक एक्सप्रेस ने भी अलग से इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से बताया था कि किस तरीके से वहाँ IAS IPS PCS और PPS ऑफिसर्स के वहां पे जमीनें हैं। अब अयोध्या की संघर्ष किसी और ने किया, लेकिन अब फायदा जो है लेने के लिए अब सब लोग आ रहे हैं। इसको स्कैम कहेंगे अभी नहीं कहेंगे, इसको भी मतलब देखना होगा, लेकिन हाँ, लोगों ने मजबूत पैसा इन्वेस्ट किया है। अब वो पैसा कहां से आया वो ये देखने में। मैं पीयूष भाई एक वर्ड से मुझे आपत्ति है, संघर्ष नहीं किया इन्होंने, लोगों के बच्चे मरवाए हैं और हजारों निर्दोष घरों गरीब घरों के बच्चे हाँ। मरे हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ा, ये मोटे पेट वाले अभी भी 60 से 70 साल के हो चुके हैं, आगे जाके आग लगवाते थे, और गिनती कम है मरने वालों की, लेकिन ऐसे बहुत से छोटे टाउन्स हैं जो पोस्ट वायलेंस में मरे हैं या उस टाइम पे भी मरे हैं। तो इनका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पहले भी कुछ नहीं बिगड़ा था। पहले इन्होंने चंदा खाया है, अब ये चढ़ावा खा रहे हैं। हाँ, पहले मतलब भीड़ को आवारा कर देंगे, फिर बोलेंगे कि अरे भीड़ आवारा हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स असाइड, मतलब पावर प्ले, पर आप जिस मनी का देखो, जैसे लैंड हमने बात करी, चंदा चोरी की बात करी, 3,000 करोड़ कलेक्शन हुआ था टेम्पल बनाने के लिए, में से हमें फिर बोला गया था कि 1,800 करोड़ का बना था, तो वो बाकी का पैसे का क्या हुआ ये भी नहीं पता। तो जिस लेवल पे पैसा बना रहे हैं लोग, बीजेपी के फ्रेंड्स, RSS, और क्या क्लीन चिट है। और लोग भी, मुझे लगता है कभी कभी यार जाग जाओ, आप देख लो क्या हो रहा है यार। मैंने 500 रुपया मंदिर में दान कर दिया, मैंने तो देना ही था, वो कर दिया। मेरा वो टिन्नू ले जाए, टिल्लू ले जाए, पिल्लू ले जाए, मेरी तरफ से तो मैंने तो पुण्य कर दिया अपना, देना था। अब इसलिए माइंड नहीं करते लोग कि अपने पाप से मुक्ति के लिए लोग दान देते हैं या अपना भाग्य सुधारने के लिए दान देते हैं। ट्रांसफर ऑफ पाप अब जो टिन्नू पे चंपत पे इन पे चढ़ गया है सबके ऊपर। हाँ, टिल्लू भी अपना पाप धोने के लिए कहीं और चंदा दे देगा किसी और। पर ये भी है कि फुटफॉल राम मंदिर में कम हुआ है, ऐसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे बहुत लोग आएंगे। अरे भाई, इतना उनमें कॉन्फिडेंस था कि चेन्नई से आपको लखनऊ फ्लाइट नहीं मिल रही है, पर चेन्नई से अयोध्या फ्लाइट करके रख। अयोध्या जिसका अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके, वो अयोध्या हार गए। मतलब जैसा ये लोग अनुमान लगा रहे थे कि पर डे लाखों यात्री आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे, अलग अलग कंट्री से आएंगे, तो बहुत सारी फ्लाइट लगभग बंद कर चुके हैं। अब केवल डोमेस्टिक फ्लाइट जो आसपास के शहरों से हैं वही चल पा रही है। उनको लगा ये तो बहुत मैसिव, ऐसा आते ही रहेंगे लोग, बाहर से आएंगे, चाइना से आएंगे, ये तो सोच रहे थे वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देंगे। एक्चुअली इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल है, एक फ्रेंड मुझे बता रहे थे कि बेसिकली जब हम मंदिर भी जाते हैं, जैसे अब वैष्णो देवी हम जाते हैं, तो हम कुछ मांगते हैं, पूरा होता है, तो फिर दोबारा जाते हैं, चढ़ावा करते हैं। तो एक मंदिर की मान्यता भी क्रिएट करना एक बहुत बहुत टाइम लगता है। आप मानते हो कि आप कुछ मांगोगे, वो पूरा होगा, फिर हम शुक्रिया करने जाएंगे, और अलग अलग मंदिर में अलग अलग चीजें आप मांग सकते हो। हाँ, आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आपको एग्जाम में कुछ करना है, या आपके घर में कोई मौत हो गई है। राम मंदिर के साथ ऐसी कोई आस्था नहीं जुड़ी है। जैसे अगर आप बनारस जाएंगे तो आपके पास मतलब बहुत ढेर सारे मंदिर, अलग अलग तरीके के रिलीजियस सर्किट्स हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, और उसके अलावा वहाँ का जो लोकल आपका फील है घाट का, बाकी गलियों का, सब कुछ आपका मतलब टूरिज्म इज अ वेरी वाइड एंगल थिंग इन वाराणसी। लेकिन अगर आप अयोध्या जाते हैं तो वहां पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज यही मिल रहा है कि आप वहां गए, दर्शन किया, 2 मंदिरों के दर्शन किए, वहां पे सरयू में नहा लिया, बात खत्म। और आपका रिपीट वो नहीं हो रहा है ना, जैसे तिरुपति, ये सब बड़े बड़े मंदिर है, वो रिपीट इसमें आपने कर लिया और फिर आप निकल गए। चलो, जैसे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है गुजरात में, वो भी लोग ऐसे ही मतलब देखते हैं फिर निकल आते हैं। ये जो भारत की सबसे हिंदू पार्टी है, उसको यही नहीं पता कि मंदिर जाने में कन्वीनियंस नहीं भाई, इनकन्वीनियंस चाहिए। 14 किलोमीटर किधर चढ़ाओ, किधर सीढ़ी रखो, वैसे टाइप का चाहिए। ये लोग अयोध्या में एयरपोर्ट बना रहे कि भाई आप लैंड लो, सीधा करके टूरिज्म, शाम तक निकल जाओ। या फिर कुछ ऐसा डिजाइन कर दो, हिडन ट्रेजर वगैरह ढूंढना है, संपत राय ने कहीं छुपा रखा है कोई, तो 6-7 घंटे लगेंगे ढूंढने में। कोई श्रद्धालु जा रहा है जंगल की तरफ, कोई किधर सरयू पार करके जा रहा है, उस तरह का कुछ कर सकते हैं आप। क्योंकि इच्छा, जैसे आप इच्छा बता रहे थे ना मनीषा, अब संपत राय जो है वो रोज जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो रही है डेली वहां पे। और कोई नहीं जा रहा बार बार। पर यार ये ट्रेजर हंट कितना अच्छा, अगर ये आप फैला दो कि ये जो चंदा चोरी हुआ है वो कहीं कहीं बेरीड है, क्या टूरिज्म होगी वहां पे यार, लोग आएंगे रोज
आज तक के ऑफिस के नीचे बरीड है मेरे हिसाब से, अगर खोजना है किसी को जा सकता है वहाँ पे। नहीं भाई, कमिंग बैक टू योर ब्यूटीफुल स्टेट पीयूष भाई और सचिन भाई, उत्तर प्रदेश, आपके कई सारे वीडियो हम देखते रहते हैं जिसमें कि आप खास तौर पे जब टांग में गोली मारती है यूपी पुलिस, उसको आप चलाते हैं और लंगड़ाते हुए, फिर ये टांग में गोली मारने का जो ये सिस्टम है, इसके बारे में क्या कुछ बताओ ना, क्या इसके ऑपरेशन लंगड़ा। क्या करते क्या है भाई, कैसे क्या है करते हैं ऑपरेशन लंगड़ा? लंगड़ा? एज द नेम सजेस्ट, ऑपरेशन लंगड़ा। ललकार के करो। इधर से इधर मारो मारो ये कहीं से भी अगर कोई छोटी सी बात होती है, कुछ भी होता है, तुरंत उठा के पैर में गोली मारना हैज बिकम एन आर्ट फॉर यूपी पुलिस। ये एनकाउंटर्स का इस्तेमाल अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए भी किया, मतलब बिल्कुल रैंडम लोगों को उठाकर इन्होंने गोली मारी और फिर उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हैं, ना कोई लीगल हेल्प है, ना कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है। चाहते क्या है यूपी पुलिस, बिल गेट से वापस पोलियो का फंड चाहते हैं क्या? क्या हाँ। रहे हैं? Something doesn't add up. हम लोगों ने 2025 में करा था, तब नंबर 14,000 था इनकाउंटर्स का, जिसमें से 9,000 थे ये लेग पे शूट करने वाला। हाँ, केस के बाद केस, ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग पुलिस कस्टडी में हैं। एंटर आप तब करते हो जब भाग रहा है कोई, है ना, हम भाग रहे थे तो हमने जब 2017 में ये एनकाउंटर शुरू हुए और हम लोग ने इसे ट्रैक करना शुरू किया, हाफ एनकाउंटर जिसे कहते हैं, द इनसेंसिटिव टर्म यूज्ड फॉर एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स इन यूपी, तो जब हाफ एनकाउंटर्स होता था तो हम लोग पेज 1 पे वो खबर जाती थी। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय था और पेज 1 पे खबरें जाती थी और काफी लोगों का इंटरेस्ट भी रहता था एनकाउंटर्स बारे में जानने का। लेकिन अब तो बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया है। फुल एनकाउंटर भी होता है, वो इनसाइड पेजेस में अंदर दबा रहता है। भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो मैं देख रहा था इस पे हो हल्ला क्यों हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है, आई थिंक बिहार इज वार्मिंग अप टू द आइडिया ऑफ एनकाउंटर्स। शायद ये हो सकता है क्योंकि अब वहां पे सम्राट चौधरी आ गए तो वहां पे एनकाउंटर्स को लेकर थोड़ा सा नया चल रहा है। जितने एनकाउंटर होते गए, आपने नंबर बताया, सचिन बता रहे 17,000 है, आपके सीएम जो है उतना ही पॉपुलर होते गए। आज अगर योगी जी का नाम अगर कोई ले इंडिया में, तो ये तो सब यही कहेंगे भी कोई नहीं कहता कि बाबा एकदम से कंप्यूटर लैब खुलवा देता है, सब कहेंगे टांग में गोली मार देता है। एक ही पहचान बनी है, मतलब एक ही चीज है उसमें, बुलडोजर बाबा। दाऊद इब्राहिम के पास 500-700 के करीब शूटर थे, वो अपना पाब्लो एस्कोबार था, उसके पास 3-4 हजार थे। अब आप यूपी पुलिस की गणना कर लो, कितने हैं, कितने लोग हैं यूपी पुलिस में का, 5 लाख 4 लाख जितना भी स्टाफ होगा, तो जिस आदमी के पास 4-5 लाख का है शूटर्स का स्टाफ है, तो वो अपने आप में अगर अपनी विल से किसी को गोली मार सकते हैं तो वो कितना ही ताकतवर होगा अगर एक गैंगस्टर की तरह काम करेंगे। तो क्या दूसरे स्टेट्स के जो सीएम हैं या दूसरे लोग जो हैं इस चीज से प्रेरित होकर इसको सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं? उत्तराखंड में कभी एनकाउंटर नहीं होते थे, अब वहां शुरू हो गया एनकाउंटर का। तो एक पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है एनकाउंटर्स की, वो बहुत बढ़ी है। अब इन्होंने जिस तरीके से इसे पुश किया है एज अ लॉ एंड ऑर्डर मॉडल। यूपी में क्राइम करने का मतलब होता है सरेंडर या फिर हाफ एनकाउंटर। यूपी में जो भी कानून को चैलेंज करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसका इलाज यूपी पुलिस इसी तरीके से करेगी। बदमाश न तो क्राइम करने के काबिल रहेंगे, न खड़ा होकर चल पाएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच की तरह लगने लगता है। तो हर जगह, हर इलेक्शन में इन्होंने ये बात रखी है कि हमने एनकाउंटर्स जो किए हैं उससे ही क्राइम कंट्रोल हुआ है। लोगों को लगने लगा है कि जो न्याय होना है वो अभी हो जाए तभी ठीक है, नहीं तो बाद में तो कोर्ट कचहरी करते रहेंगे और उसमें न्याय मिले नहीं, पैसा खर्च होगा वो अलग से होगा। पुलिस अगर अन्याय कर दे रही है मौके पे ही तो वो सबसे ठीक न्याय है। तो मैं आपको सही बताऊंगा कि ये वाली जो एक्सेप्टेंस है पब्लिक एनकाउंटर्स की लोगों के बीच, वो ज्यादा बढ़ गई है और ये खतरनाक भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कोर्ट्स पूरी तरीके से बाईपास हो जा रहे हैं और जहां पर पीड़ित वर्ग हिंदू है तो वहां तो सबसे पहले ही ये चीज हो जा रहा है। लोगों के एंगर को पैसिफाई करने के लिए जाके घर गिरा देती है, फिर बाद में एनकाउंटर कर दे रही है। जैसे पहले होता था ना चट मंगनी पट ब्याह, वैसे अब चट एनकाउंटर पट न्याय। अब सबको यही दिखाई देने लगा। सबको अभी दबंग और रॉबिनहुड कहलाने का मतलब वो भी चाहिए ना। वो भी कहानियां इनकी फिक्स है कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और एक संदिग्ध बाइक पे आ रहा था, हमने टॉर्च की रोशनी से उसको रोका, वो नहीं रुका, उसने हम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई। इनफैक्ट एफआईआर सारी आइडेंटिकल होती है इन केसेस में। मैं बम्बई में मतलब राइटर हूँ, फिल्मों की कहानियां लिखता हूँ, तो हम लोग को भी कहा जाता है कि भाई पिछली पिक्चर में जो कहानी चली है वही चिपका दो। तो एनकाउंटर में ऐसी क्यों हालत है कि मतलब कभी तो कहानी बदले एनकाउंटर की, कि वही कहानी बार बार सुनाते जा रहे हैं पब्लिक को। तो पुलिस पे अभी तक एक भी गोली नहीं मार पाया गैंगस्टर। तो हमें आप यूपी पुलिस में ट्राई कर लो स्क्रिप्ट लिखने का। आप मुंबई में कहाँ पड़े हो, यहाँ पे इनको 2 लिख के इनकाउंटर और ये सब हो रहा है। क्या सीरियस क्राइम जो होते हैं, हीनियस क्राइम्स होते हैं, उसके रेट में यूपी में कमी आई है कुछ?
हाँ, एनसीआरबी का जो डेटा आता है उसमें तो लूट और ये जो मर्डर होते हैं इनमें तो कमी दिखाई जाती है एनसीआरबी के डेटा में। यूपी में जो है ना वो पर्सनल वाला क्राइम ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए अफेयर वाला क्राइम बहुत बड़ा है, जमीन को लेके बहुत ज्यादा क्राइम है। मान लीजिए मैं और आप एक कमरे में बात कर रहे हैं और हमारी कुछ बात हुई और मैंने गोली मार दी आपको। इम्पोर्टेंट है कि हम गैंगवार का क्राइम जो है वो कितना रोक पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें तो मुझे भी कमी लगती है, ऐसा नहीं। जो गैंग बड़े पर आपको लग रहा है कम हुआ है? पश्चिमी यूपी की हम बात करें तो भदोड़ा गैंग था, उधम सिंह गैंग था, करनावल गैंग, अलग अलग गैंग्स थे। अब इनकी पिछले कई साल से कोई खबर नहीं आई कि कहाँ है, किस साल में है, क्या क्राइम कर रहे हैं। गैंगवार वाला क्राइम था, निश्चित तौर पर वो तो कम हुआ ही है। सीधा ही भाजपा ज्वाइन कर लिया होगा सब गैंग वालों ने। ये एक्चुअली सही है। मतलब अगर आप पूर्वांचल में देखेंगे तो वहाँ पे जितने बाहुबली और माफिया हैं वो किसी न किसी तरीके से भाजपा के साथ ही हैं और भाजपा से ही समर्थित है किसी तरीके से। ये बात आपने मजाक में कह दी लेकिन वो एक्चुअली सही है। इंडिया में जितनी डेटा स्टोरीज होती हैं सब सरकार डेटा देती है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बिलीव ऑब्वियसली दी एनसीआरबी डेटा। जब एनसीआरबी डेटा आता है तो ऑब्वियसली राज्य बहुत बड़ा है तो यहाँ पे क्राइम मतलब छुटपुट क्राइम भी होंगे तो क्राइम ज्यादा दिखने लगता है। तो हम लोग को फोन करते हैं एक दिन पहले, आप लोग क्राइम मत देखिएगा, आप लोग क्राइम रेट देखिएगा। एक्चुअली वो होता क्या है कि वो क्राइम रेट में यूपी फिर टेबल में नीचे आ जाता है और बाकी दूसरे राज्य ऊपर चले जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में अमित शाह ने बोला था ना कि हमारे तो 303 एमपी है, उस हिसाब से देख लो, हमको तो कम ही मिला है चंदा कंपेयर टू टीएमसी। रिलेटिवली अब क्राइम रेट तो अपने आप ही कम होगा ना, जब जैसे कि आपके सीएम के ऊपर भी बहुत सारे एफआईआर आते ही उन्होंने हटवा ली सबसे पहले अपनी खुद की, तो ऐसे भी तो कम हुआ होगा ना क्राइम रेट की। भाई अपने अपना जो है सारा सेटल कर लिया होगा जो पहले के जिनके ऊपर क्रिमिनल केस लगे हुए थे। हाउ टू लीव दिस कॉन्वर्सेशन। गाजियाबाद से हेडलाइन आई थी कि पहली बार विमेन पुलिस ऑफिसर्स ने एनकाउंटर करा है। तो विमेन कॉप्स थी और पूरा वो एक बिल्कुल मतलब अचीवमेंट था कि विमेन हैव आल्सो डन इट। मेरे ख्याल से वो भी हाफ एनकाउंटर ही था बिकॉज वो फोटो हाँ यस यस यस, तो वो जो बंदा था वो ऐसे लटका हुआ था टाइप्स। विमेन कॉप्स वर सराउंडिंग हिम कि विमेन भी कर रही हैं, इसमें हम पीछे नहीं है। बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती बल्कि वरदान बनकर आती हैं। अगर आपने 12,000 गोलियां यूज की है और 12,000 एनकाउंटर किए हैं तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है सक्सेस रेट? एक गोली इधर उधर भी मार दो ना। हम लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं कि भाई ये कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस होते भी हैं या नहीं होते। मतलब लोग अगर हमसे बाहर के लोग बात करते हैं एनकाउंटर्स के बारे में तो पहले हमें ये होना था कि भाई इस तरीके से बात करनी है कि लोगों को लगे कि हाँ भाई एनकाउंटर्स बड़ी चीज होती है। तो हम लोग तो बिल्कुल ही उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं अब कि भाई अब तो नॉर्मली है, अब इसमें क्या ही कर रहा है। मतलब रैंडमली आप लोगों को उड़ा दे रहे हैं और इस पर कोई ना हो हल्ला होता है अनलेस जैसे भारत तिवारी का केस हुआ ऐसा कुछ हो। इस पे ना कोई एनजीओ काम करता है ना हमारी ऑपोजिशन काम कर पाती है। मतलब अभी चुनाव आने वाले हैं, एक कोई भी बड़ा मुद्दा ऐसा चाहे एनकाउंटर्स हो चाहे कोई भी हो, मतलब हमारी सरकार तो छोड़ी, सरकार से क्या ही हम उम्मीद करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन भी हमारे यहाँ वैसी ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पीयूष की हम लोग ये बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं कि सस्पेक्ट्स हैं ये सारे। हाँ सारे सस्पेक्ट्स, या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप सस्पेक्ट्स को उड़ा रहे हो, हमको लगता है हम क्रिमिनल को ही मार रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है ना कि गोली मारी शाम को लगी घनश्याम को मर गया सिद्धू। तो ये मतलब 17,000 एनकाउंटर्स हो गए और एक भी एनकाउंटर में ऐसा तक नहीं हुआ कि भाई पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर हुई हो और वो ट्रायल स्टेज तक ये पूरा मामला पहुंचा हो। दिस एम्बोल्डन्स देम। अगर इसी में अगर 2 केसेस आ जाए ना जिसमें 2 पुलिस वाले भी कॉन्विक्ट हो जाएं फर्जी एनकाउंटर के मामले में, सबकी हिम्मत टूट जाएगी। पिछले 9 सालों में ऐसा हुआ भी नहीं। दूसरा एंगल देखें कि सरकार के समर्थकों द्वारा, सरकार के पाले हुए गुंडे कह लो, उनके द्वारा जो पुलिस के खिलाफ एक्शन होता है, पुलिस को पत्थर बरसाए जाते हैं। एक वो कौन सा मामला था, मैं जगह भूल गया, जहाँ पे उसको डीएसपी को मार दिया गया था। उसके बाद जब उसका आरोपी बाहर निकला था तो उसका फूल मालाओं से स्वागत हुआ था। या आपने जैसे बताया कि तबादला कर दिया जाता है पुलिस वाले का अगर वहां पे भाजपा वाला कोई ऐसा इन्वॉल्व होता है। एक बहुत ही ऐसा माहौल बनाया हुआ है पुलिस के लिए भी। एक तरह से सरकार का वो बन के काम करना पड़ रहा है कि जहां भी अगर थोड़ा सा दिखे कि भाजपा समर्थक से उलझने की कोशिश की जाती है, वहां वो कुछ ना कुछ हो जाता है उसके साथ। अभी देखिए, अभी तो इलेक्शन आने दीजिए ना, वही इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल होगा वो आपको लगेगा कि दे आर बेसिकली अनदर आर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब कुछ ऐसे इलाके होंगे खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जहां पे वोटिंग इन्फ्लुएंस होगी या जो चीजें होंगी जो आपको सामने नजर आएंगे। अभी मैं पूरी तरीके से खुल के नहीं बोलूंगा, लेकिन तो आपने वो देखा अभी वेस्ट बंगाल में किस तरीके से हुआ। एंड यहाँ तो मतलब पुलिस भी इनकी अपनी है इस समय और पैरामिलिट्री लगी, सब कुछ लगेगा। तो जो सबसे बड़ा एक चैलेंज ऑपोजिशन के लिए आने वाला है वो इसी पुलिस से ही आने वाला है।
पहले वाले जैसे गैंगस्टर्स में कमी आ गई। अब ये राजा भैया, धनंजय, अभय, इन सब ने क्या पिचकारियां ले ली हैं, मतलब बंदूकें बेच के? क्या इनका क्या चल रहा है अभी? सत्ता के साथी हो गए हैं सब, मतलब गैंगस्टर्स जो है सत्ता के साथ चले गए, ये भी एक सच्चाई है। सब दरबार में हाजिरी लगाते हुए दिख जाएंगे आपको महीने 2 महीने में। लंच डिनर सब साथ करते हैं ये लोग। और फिर वहां पे राजदीप सरदेसाई पहुंच जाते हैं लंच और डिनर करने election के आसपास। अभी कल का ही एक उदाहरण है, एक यूपी का हार्डकोर क्रिमिनल जिसपे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को छोड़ के सारे लोग आए उत्तर प्रदेश के। आप सोचिएगा, सारे कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्यों के राज्यपाल, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं उस पे। 5 लाख रुपए का रिवार्ड ही रहा है। विजेंद्र हुड्डा, हाँ, वेस्टर्न यूपी से है ना। आप सोचिए, ये गठजोड़ है इनका। तो ये माफिया खत्म नहीं करना था, माफिया साथ लेना था। कांग्रेस भी खत्म नहीं करना था, कांग्रेसियों को साथ लेना था। अमीर और गरीब दो अलग अलग क्रिमिनल्स है ना। मतलब अमीर क्रिमिनल्स दे गेट अवे एंड गरीब क्रिमिनल्स के पैर में गोली लग रही है। विजेंद्र हुड्डा की बात हो रही है। इन्होंने मतलब अपना जेल से छूट के आए, भाई ने सबसे पहला काम किया, इसको किसी ने बहुत सही सलाह दी कि भाई मीडिया चैनल शुरू करो, और नेशन 27 नाम रखा है। हर चैनल के नाम में 24 होता है, लेकिन भाई वो के 3 चैनल घंटे में एक्स्ट्रा 27 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा देश के लिए। 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके भाई ने 2027 राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, बिल्कुल एकदम। भाई का मतलब डेडिकेटेड है। 2027 के बाद रहे ना रहे, 2027 तक तो रहेगा। एक बड़ा स्टाइलिश सा डॉन था जो कि पूरा वो बन के रहता था, नहीं ऑस्ट्रेलिया भाग गया था वो, और उसके बाद रवि पुजारी। नहीं यार, यूपी का जो कि एकदम मतलब कौन है वो जो, अरे वो बदन सिंह बद्दो। अच्छा, बदन सिंह बद्दो। हाँ। वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए अभी तक। जिस दिन वो मेरठ से भागा था ना, उसने दिन कौन सा चूज किया था पता है? मोदी जब जी मेरठ थे। में मोदी जी आए हुए थे। भाई साहब, उसको पता था सारा फोर्स मोदी जी के सिक्योरिटी पे लगा हुआ है, और भाई साहब उस दिन भाग गया। घर से भागे या जेल से आपदा भागे? में हो सर। नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पे आया हुआ था, फतेहगढ़ पूर्वांचल की जेल से, और गाजियाबाद से सारे पुलिस वालों को सेटिंग करके मेरठ ले आया उसका अपने होटल में उसने सबको दारू पिलाई, और दारू पिला के जब टुन्न हो गए सारे पुलिस वाले, उनको छोड़ के भाग गया। आई एम नॉट श्योर वेयर हिज कॉन्फिडेंस इज कमिंग फ्रॉम, बट वो बीच बीच में टीज डाल देता है। वो डाल देता है विद फैंस। अब सारी एसटीएफ और पुलिस लग जाती है, इसका लोकेशन ट्रेस करने में पता चलता है कहीं और। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो, पढ़ो आप उसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। माफिया का विजय माल्या। हाँ, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि बॉलीवुड या मतलब फिल्म इंडस्ट्री ने बदन सिंह बद्दो को क्यों नहीं पिक किया अभी तक। हम लोग अभी तक एनकाउंटर पे ही हैं। अभी उसके आगे बड़े सिंगम विंगम से तो कुछ अतीक अहमद के केस में क्या डेवलपमेंट हुई है लेटेस्ट? मतलब कुछ भी नहीं पता चला है कि कौन थे वो? एक तो बिल्डर लॉबी का भी एक बीच में आया था कि शायद, लेकिन इसका कुछ कंक्लूसिव। देखिए, जिस तरह राम मंदिर का ठीकरा टुन्नू पे फोड़ा जाएगा, उसी तरह जो है अतीक वाले मामले में भी छुटवाइए भेज दिए। किसी भी जुर्म में मतलब इस देश में सलमान खान का ड्राइवर ही ढूंढना पड़ता है। मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, उसके बाद सो मतलब ही इज सस्ता बद्दो, आई विल टेल। मतलब आई एम नॉट इन, गुड्डू मुस्लिम भी शायद अभी तक नहीं पकड़ा गया है, तो ही रिमेन्स अ चैलेंज। जिसके लास्ट शब्द थे ना उनके, उन दोनों भाइयों के, अतीक अहमद, और उन्होंने ये बोला था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और तभी वो गोली लगी थी। उसके बाद ये समझ नहीं आया था कि गुड्डू मुस्लिम अच्छा आदमी है, बुरा है, वो क्या कहना चाह रहे थे, तो वो मिस्ट्री बन के रह गई है अभी। यूपीएससी के सिलेबस में नहीं चले जाए कि ठीक के लास्ट 2 वर्ड्स क्या थे। धुरंधर देखे आप जानने के लिए। भाई यूपीएससी से याद आया, कुर्बानी का एक नया अपडेट आया कि प्रधानमंत्री जो हैं आज पौने घंटे तक योगा करने के बाद बंगाल से आए, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही रहे, ताकि अपने अरेंजमेंट की वजह से एग्जाम देने वाले बच्चों को आने जाने में परेशानी ना हो, उनके वीआईपी उसकी वजह से। पौने घंटे तक, 45 मिनट तक उन्होंने वेट किया कि बच्चे एग्जाम, तो एक बड़ा उनका बलिदान है। सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। एम्बुलेंस थियरी ने चैन की सांस ली कि इस बार वो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और जो 14 जून से आपने वो कोलकाता का रेड रोड बंद कर रखा है, उसका क्या है? उसका कुछ नहीं है। मेन बात ये है, अब इसको पकड़िए कि 45 मिनट प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के अंदर रहता है, 45 मिनट वो तो भूटान जाके आ सकते थे वापस। ठीक है, उस कोलकाता में नीट के कितने स्टूडेंट्स होंगे? 10-20 हजार होंगे। लेकिन जो 14 जून से परेशानी झेल रहे हैं आज तक लाखों लोग, उनका क्या? वो हो गया खत्म, वो उस पर नहीं डिस्कस करना है, वो बात हो गई, उस पर नहीं करना है। नीट जो लीक करवाने का माफिया है वो कोचिंग माफिया, वो उनकी जिम्मेदारी है, जो कोचिंग वाले करा रहे हैं वो तो अवध ओझा को जवाब देना चाहिए। लेकिन जो ये है
जो सक्सेसफुली जो जिम्मेदार करवाया है आज का रीनीट का, आप पौने घंटे तक अपनी सांस रोक के बैठे रहे वहां पे, शवासन किया 45 मिनट का प्रधानमंत्री ने, तो रीनीट की सक्सेसफुल होने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री। इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने देखा भी है, तो उसमें ये आता है, उसमें लिटरली लिखा जाता है कि एट्रीब्यूट इट टू सोर्सेज, और सब लोग उसको कर देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको पैसा भी नहीं मिलता है वो ट्वीट करने का, आपके अंदर क्या तड़ रहती है इतनी कि आप जो है, जो जिस जानकारी को आप जानते नहीं है, जिस जानकारी को आपने वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, वहां पे होड़ लग जाती है कि पहले कौन ट्वीट करेगा उस जानकारी को। अच्छा, जो पत्रकार साल भर में कभी कोई ट्वीट नहीं करता, वो सोर्स वाला ट्वीट करने के लिए आ जाता है ट्विटर पे। अब तो इतना एक्सपोज भी हो गए, फिर भी क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सब लोग इमीडिएटली बोलते हैं कि यार देखो कॉपी पेस्ट मैसेज आ गया। मैम श्योर कि मंथली अमाउंट है, मुझे पता है, किसी का 1.5 है, किसी का 2 है, मंथली अमाउंट है। मतलब क्या 1.5 नहीं लाख है, मतलब करोड़ नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं दिल्ली में हूँ, जाके तुरंत ज्वाइन कर लूंगा वो व्हाट्सएप ग्रुप, अगर वो लाख के बाद अगर ये गलती से करोड़ होता ना। अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप अगर यूपी से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट किसी भी तरह की राजनीति, क्राइम या किसी भी तरह के जानना चाहते हैं, तो आप पीयूष राय और सचिन गुप्ता को इनके एक्स हैंडल और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर फॉलो करें और अपडेटेड रहें। मनीषा पांडे जी न्यूज लॉन्ड्री को आप जानते ही होंगे, जो कि देश में खबरों की धुलाई का जिन्होंने काम सबसे पहले शुरू किया था। आज तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये काम करते हैं, तो आप जरूर न्यूज लॉन्ड्री के काम को फॉलो करें। ये हफ्ता तो तुम्हें मजा आया होगा मनीषा, ये चल रहा है न्यूज में कि अर्नब बोल रहा है कि ये मत पूछो कि 362 कैसे पहुंचेंगे, ये पूछो कि 362 के साथ करना क्या है। गॉड, So fun times ahead. Okay, guys. See you all. Have a good evening. Thank you.